नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक व्यवसाय अध्ययन भाग 1 के 7वें अध्याय निर्देशन का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय के पहले भाग में हमने निर्देशन, जो कि प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है, उसके बारे में विस्तार में जाना। हमने निर्देशन का अर्थ समझा, उसकी बारीकियों को जाना, उसके महत्व को देखा। हमने यह भी देखा कि निर्देशन के 4 मुख्य तत्व हैं। इन 4 तत्वों को निष्पादित करके, इनको करने के बाद एक प्रबंधक अपने निर्देशन के कर्तव्य को पूरा करता है। ये 4 तत्व हैं: पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व व संप्रेषण। हमने पर्यवेक्षण के बारे में जाना व अभिप्रेरणा के महत्व व विशेषताओं को समझा। हमने देखा कि अभिप्रेरणा कैसे किसी भी व्यवसाय या संगठन में या किसी भी प्रबंधक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अभिप्रेरणा के माध्यम से एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों के निष्पादन स्तर को सुधारता है। वह कर्मचारियों के संस्था को छोड़ने, अनुपस्थित रहने आदि की दरों को कम करता है। वह संगठन में हो रहे नए परिवर्तनों के लिए कर्मचारियों को तैयार करता है। वह इस प्रकार के अनेकों महत्व हैं जो अभिप्रेरणा को एक बहुत ही जरूरी कार्य बनाते हैं। आज इस भाग में हम अभिप्रेरणा की एक तकनीक से शुरुआत करेंगे। वह इसके बाद निर्देशन के अन्य तत्वों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिप्रेरणा की एक बहुत लोकप्रिय तकनीक के साथ। इस तकनीक का नाम है मॉस्लो का सिद्धांत या मॉस्लो की आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब्राहम मॉस्लो एक विख्यात मनोवैज्ञानिक थे, जिनका एक उत्कृष्ट लेख सन 1943 में प्रकाशित हुआ। उस लेख में उन्होंने अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को बड़े ही विस्तार में समझाया। उन्होंने अभिप्रेरणा की एक रूपरेखा दी। उनका यह लेख बहुत ज्यादा प्रचलित व लोकप्रिय हुआ। इसने संगठनों या प्रबंधकों की अभिप्रेरणा के प्रति एक सोच को बहुत ज्यादा विस्तृत किया, उसे बहुत विस्तार से समझने में सहायता की। उनका सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित था। उनका अनुभव था कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। उन्होंने मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को इन 5 श्रेणियों में बांटा। उनका मानना था कि मनुष्य की आवश्यकताएं समग्र रूप से इन 5 श्रेणियों के अंदर डाली जा सकती हैं, और यदि हम यह समझ पाए कि एक मनुष्य किस प्रकार की आवश्यकता को पहले देख रहा है, तो हमें सहायता मिलेगी उसकी उस आवश्यकता को पूरा करके उसे एक निश्चित मार्ग पर ले जाने में। मॉस्लो ने यह भी कहा कि यह 5 विशेषताएं एक क्रम में होती हैं। मॉस्लो का यह सिद्धांत कुछ संकल्पनाओं पर आधारित था। आइए पहले इन संकल्पनाओं पर चर्चा करें, फिर हम देखेंगे कि आवश्यकताएं क्या थीं। मॉस्लो का मानना था कि व्यक्तियों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं या उनकी पूर्ति पर निर्भर करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार व्यक्तियों का व्यवहार निर्धारित किया जाता है। यदि कोई विशेष आवश्यकता पूरी हो जाए या पूरी ना हो पाए, तो उसके अनुसार एक व्यक्ति अपना बर्ताव या व्यवहार दिखाता है। दूसरी संकल्पना यह थी कि लोगों की आवश्यकताएं एक क्रम श्रृंखला में होती हैं। आधारभूत आवश्यकताओं से प्रारंभ होकर वो धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में उच्च स्तरीय आवश्यकताओं तक जाती हैं। वह तीसरी संकल्पना जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, वह यह थी कि मॉस्लो का मानना था कि क्योंकि आवश्यकताएं क्रम में है, तो जब तक एक निचली आवश्यकता पूरी नहीं होती, तब तक व्यक्ति दूसरी आवश्यकता के द्वारा प्रेरित नहीं होता। यानी एक आवश्यकता की पूर्ति होते ही उस व्यक्ति के लिए वह अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं रहती, फिर वह अगली आवश्यकता को लेकर चलता है। इन 3 संकल्पनाओं के आधार पर मॉस्लो ने एक चित्र के जरिए, एक पिरामिड के जरिए भी इन आवश्यकताओं को दर्शाया। आइए हम भी इसको एक पिरामिड के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मॉस्लो के अनुसार मनुष्य की 5 आवश्यकताएं थी, जो कि सबसे नीचे आधारभूत या शारीरिक आवश्यकताओं से शुरू होकर सबसे ऊपर आत्मसंतुष्टि की आवश्यकताओं तक जाती हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि उसने इन आवश्यकताओं को एक पिरामिड के आकार में ही क्यों रखा। जैसा कि हम जानते हैं, एक पिरामिड का आधार यानी निचला स्तर बड़ा होता है उसके ऊपरी स्तर के मुकाबले। तो पिरामिड में इसको दिखाने का अर्थ यह था कि जो सबसे निचली आवश्यकता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वो सबसे ज्यादा लोगों की होती है।
और धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकताओं का स्तर बढ़ता है उसका क्षेत्र भी थोड़ा कम होता जाता है, यानी वहां तक कम लोग पहुंच पाते हैं। आइए एक एक करके इन आवश्यकताओं पर चर्चा करें, इनके उदाहरण भी देखें। सबसे पहली आवश्यकता है आधारभूत व शारीरिक आवश्यकता। इसका अर्थ है कि यह हर व्यक्ति की उन आधारभूत आवश्यकताओं की बात करता है जो उसे अपना जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसे हम आम भाषा में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कह सकते हैं। यानी रोटी यानी खाना, भोजन, पहनने को वस्त्र, रहने का स्थान, शिक्षा व स्वास्थ्य, ये 5 चीजें बहुत आधारभूत हैं जो किसी भी व्यक्ति को एक ठीक ठाक जीवन व्यतीत करने के लिए भी चाहिए। इन्हें हर व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं कहा जाता है। इसका यदि हम व्यक्तिगत उदाहरण लें तो भूख इसका एक उदाहरण हो सकती है। यदि हम संगठन में इसका उदाहरण लें तो एक आधारभूत वेतन, एक बेसिक वेतन इसका उदाहरण हो सकती है। यानी एक संगठन में एक कर्मचारी की जो शारीरिक आवश्यकता है वो किससे पूरी होती है? एक आधारिक वेतन के द्वारा। अगर ठीक ठाक वेतन मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कर्मचारी अपने घर में 2 वक्त की ठीक से रोटी, कपड़ा, मकान आदि जुटा पा रहा है, अपने परिवार का पेट भर पा रहा है। एक बार जब किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो इसके बाद अब वो अगली आवश्यकता के बारे में सोचता है, जो कि है सुरक्षा की आवश्यकताएं। सुरक्षा की आवश्यकताओं का 2 अर्थ निकल कर आता है। पहला तो यह कि हर व्यक्ति अपने व अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचता है, उन्हें किसी प्रकार का संकट ना आए इस बारे में सोचता है। दूसरा, एक व्यक्ति अपने कार्य की सुरक्षा की बात भी करता है, यानी हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके पास आय का एक स्थायी स्रोत हो, उसकी नौकरी जाने का खतरा ना हो, उसका काम बंद होने का खतरा ना हो। संगठन में इस प्रकार की आवश्यकता को पेंशन योजनाएं, काम को परमानेंट बना देना, इस तरह के कदम उठाकर किया जा सकता है। यदि हम एक व्यक्ति को पेंशन सुविधा देते हैं तो वह इस बात से सुनिश्चित हो जाता है कि कल को जब वह कंपनी को या संगठन को छोड़ेगा या उसका कार्यकाल खत्म होगा तो उसके बाद भी उसके पास एक निश्चित राशि आती रहेगी जिससे उसके घर का काम चल सकता है। तो यह थी सुरक्षा की आवश्यकता। अब एक बार एक व्यक्ति अपने काम को लेकर सुरक्षित महसूस करे, वह निश्चिंत हो जाए कि उसकी नौकरी, उसका काम नहीं जाने वाला, उसको नौकरी के बाद भी पेंशन मिलते रहेगी, तो इसके बाद वह अगली आवश्यकता के बारे में सोचता है, जो कि है संबंध या मित्रता की आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकताएं। अब जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में दूसरों के साथ मिलजुल कर, घुल मिलकर रहना चाहता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे संगठन में काम करे जहां उसे अलग थलग कर दिया गया है, जहां वो किसी से बातचीत नहीं कर सकता या लोग उससे बातचीत नहीं करते, लोग उसे जानते तक नहीं, किसी से उसका कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत हर व्यक्ति चाहता है कि वह संगठन में एक अच्छे समाज के रूप में कार्य करे, एक अच्छे दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में कार्य करे, जहां लोग उससे मित्रता रखें, लोगों से वो बातचीत करे, घुले मिले, हंसे खेले और एक अच्छा वातावरण रहे। इस आवश्यकता को ही संबंध रूपी आवश्यकता का नाम दिया गया है। संगठन में इसे सहकर्मियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर पूरा किया जा सकता है। अब यदि संगठन में एक व्यक्ति के लोगों से संबंध भी अच्छे हैं और उसके नीचे की दोनों आवश्यकताएं भी पूरी हो गई हैं, अब वह अपनी अगली आवश्यकता के बारे में सोचता है। हर व्यक्ति संगठन में चाहता है कि वह ऊपर की ओर अग्रसर हो, वह तरक्की करे, उसे प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, उसकी पहचान बने, लोग उसे आदर के साथ देखें। तो यह आवश्यकता प्रतिष्ठा व मान सम्मान की आवश्यकता कहलाती है। संगठन में इस आवश्यकता को एक पद शीर्षक यानी कोई पद देकर, ओहदा देकर पूरा किया जा सकता है। अब एक बार कोई व्यक्ति एक अच्छे पद पर पहुंच जाए, यानी उसकी शुरू की चारों आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हों, तो इसके बाद अब व्यक्ति को क्या चाहिए? ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी एक और आवश्यकता होती है जिसे आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता कहा जाता है। आत्मसंतुष्टि की आवश्यकताओं का अर्थ है कि कुछ व्यक्ति अच्छा पद, अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन आदि पाने के बाद भी यह चाहते हैं कि उन्हें कुछ चुनौतियां मिले, वह कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, वह बड़े कार्य करें, वह अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संगठन में यदि उनके इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के अवसर मिलते हैं तो वह संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि मास्लो ने 5 तरह की आवश्यकताओं का
वर्णन किया है और ये आवश्यकताएं नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं। और जैसा कि हमने देखा, यह मास्लो की संकल्पना थी कि जब तक एक व्यक्ति की कोई एक निचली आवश्यकता पूरी नहीं होती, तब तक हम उसकी ऊपरी आवश्यकता को पूरा करके उसे प्रेरित नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए संगठन में एक कर्मचारी है जिसका वेतन ही बहुत कम है, यानी उसका वेतन उसकी आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा। उसके पास घर में ठीक से रहने की जगह नहीं है, खाने को या पहनने को कपड़े नहीं है। ऐसे में यदि वह व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा और प्रबंधक उसे प्रेरित करना चाहे और वह जाकर उसे बोले कि तुम काम करो, हम तुम्हें विदेश घुमाने लेके जाएंगे, तो क्या ऐसा व्यक्ति विदेश घूमकर खुश हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अभी अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की चिंता पहले होगी। उसे प्रेरित करने के लिए बेहतर यह होगा कि प्रबंधक उसको एक अच्छा वेतन दे ताकि वह अपना घर चला सके और इसके बाद हम उसकी आगे की आवश्यकताओं को देख सकते हैं। तो इस प्रकार मास्लो ने प्रबंधकों को या व्यवसाय जगत को यह बताया कि यदि हम अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा और यह पहचानना होगा कि जो भी कर्मचारी प्रेरणा चाहता है वह आवश्यकता के किस स्तर पर है। उस स्तर की आवश्यकता को पूरा करके फिर हम उस व्यक्ति को या कर्मचारी को प्रेरित कर सकते हैं, वह उससे काम करवा सकते हैं। तो यह था मास्लो का सिद्धांत जिसने हमें अभिप्रेरणा को और विस्तार में समझने में सहायता की। अब आइए बात करते हैं कि एक बार यदि हम पहचान भी लें कि व्यक्ति किस आवश्यकता स्तर पर है, तो अब हम उसे प्रेरित कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछले भाग में हमने बात की थी कि अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण घटक या तत्व है अभिप्रेरक, यानी ऐसी चीजें या तकनीकें जो हमें सहायता करती हैं कर्मचारियों को प्रेरित करने में। आइए ऐसी तकनीकों पर चर्चा करें। इन तकनीकों को प्रोत्साहन तकनीकें कहा जाता है। मुख्यतः प्रोत्साहन दो तरीके से दिया जाता है, वित्तीय प्रोत्साहन या गैर वित्तीय प्रोत्साहन। वित्तीय प्रोत्साहन वो प्रोत्साहन है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्त के रूप में यानी धन आदि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। ये कर्मचारियों को बेहतर निष्पादन के लिए एक अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। वित्तीय प्रोत्साहनों के कुछ उदाहरणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले वेतन या भत्ता, यानी यदि आप एक अच्छा वेतन दे दें कर्मचारियों को तो कई कर्मचारी उससे ही प्रेरित हो जाते हैं। इसके अलावा हम उत्पादकता संबंधी पारिश्रमिक या प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, यानी जो अच्छा काम करे उसे उस अच्छे काम के लिए या अधिक उत्पादन के लिए कुछ अलग से अतिरिक्त पारिश्रमिक दे दिया जाए। इसके अलावा बोनस देना, अभिलाभांश देना, यानी संगठन के लाभ में उन्हें हिस्सा देना, सह साझेदारी कर देना, यह भी एक बहुत लोकप्रिय तरीका है। बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार अपने कुछ विशेष कर्मचारियों को जिनका संगठन में बहुत ज्यादा योगदान है, उन्हें कंपनी में या व्यवसाय में साझेदारी एक छोटा सा हिस्सा देकर भी प्रेरित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त सेवा निवृत्ति के लाभ जैसे कि भविष्य निधि, पेंशन आदि इस तरह की सुविधाएं देकर भी हम कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, वह प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा अनुलाभ यानी काम से जुड़े हुए वेतन के अलावा कुछ अतिरिक्त लाभ जो कि कर्मचारियों को बहुत उत्साहित कर सकते हैं। जैसे यदि हम कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाएं, उनके आने जाने का खर्चा उठाएं, इस तरह के लाभ भी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सभी उदाहरण वित्तीय लाभ के अंदर आते हैं। इसके बाद यदि हम गैर वित्तीय प्रोत्साहन की बात करें तो सबसे पहले आता है पद प्रतिष्ठा, यानी कई कर्मचारी अपने कार्यकाल में ऊपर की ओर तरक्की करना चाहते हैं। यदि उन्हें एक अच्छा पद दिया जाता है तो वो उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं। कई कर्मचारियों के लिए दूसरे प्रकार का गैर वित्तीय प्रोत्साहन बहुत जरूरी होता है, जिसे हम संगठनिक वातावरण कहते हैं। यानी अगर आप कर्मचारियों को सब कुछ दे दें लेकिन आपके संगठन का वातावरण खराब है, वहां लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां बेकार की राजनीति होती है, तो ऐसे में वहां काम करना कई लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए यह जरूरी है कि कर्मचारियों को एक अच्छा वातावरण भी दिया जाए। इसके अतिरिक्त जीवन वृत्ति विकास के सुअवसर, पद संवर्धन जैसी चीजें, इस तरह की चीजें कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती हैं। एक अन्य चीज है जो है कर्मचारियों को पहचान या मान सम्मान देना। ये छोटी सी चीज है लेकिन कई बार कर्मचारियों को बहुत प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी ने अच्छा काम किया हो तो आप सभी के सामने उसके लिए तालियां बजवाएं,
या उसकी फ़ोटो या उसका नाम नोटिस बोर्ड पर लगाएं, उसे एक प्रकार का सर्टिफिकेट दे दें। तो इस तरह की चीज़ें मान सम्मान या पहचान दिलाती हैं, जिससे कर्मचारी प्रोत्साहित होते हैं। इसके अतिरिक्त पद सुरक्षा देना यानी स्थायित्व प्रदान करना, कर्मचारियों को परमानेंट कर देना, इस तरह की चीज़ें भी उन्हें प्रोत्साहन देंगी। कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाना, उनको सशक्तिकरण देना, ये सभी चीज़ें कर्मचारियों को अपने काम के प्रति अधिक लगाव पैदा करने में सहायता करती हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने अभिप्रेरणा को बहुत ही विस्तार में देखा है। यदि हम एक बार संक्षेप में पुनः देखें तो हमने देखा कि अभिप्रेरणा के 3 तत्व होते हैं: उद्देश्य, अभिप्रेरक या वह अभिप्रेरणा की प्रक्रिया। हमने इसके महत्व को जाना, मास्लो के सिद्धांत को समझा, और अब हमने यह भी देखा कि अभिप्रेरणा के लिए जो अभिप्रेरक होते हैं, चाहे वो वित्तीय हो या गैर वित्तीय हो, वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगले तत्व की। निर्देशक के रूप में पर्यवेक्षण व अभिप्रेरणा के बाद एक निर्देशक को नेतृत्व भी दर्शाना होता है। नेतृत्व किसी भी निर्देशक या प्रबंधक का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि हम अच्छा नेतृत्व प्रदान करेंगे तो यह कर्मचारियों के व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। कर्मचारी हमारे नेतृत्व से प्रभावित होकर स्वतः ही संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। नेतृत्व किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने अनुयायियों, अपने शिष्यों या अपने नीचे कार्य करने वाले लोगों के मध्य अच्छे संबंधों को बनाए रखने में, उन्हें अभिप्रेरित करने में व्यक्ति को योग्य बनाती है। यानी कि एक अच्छा नेता अच्छे संबंध, अच्छे मार्गदर्शन, अच्छी अभिप्रेरणा के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों को प्रेरित कर सकता है। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला या प्रक्रिया है, जिससे वो अपनी इच्छा व उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके। अच्छे नेतृत्व की कुछ विशेषताएं होती हैं। नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। एक अच्छा नेता उसे माना जाता है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। नेतृत्व नेता व अनुयायियों के मध्य उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। नेतृत्व का अभ्यास संस्था के समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक अच्छा नेता नेतृत्व निरंतर प्रदान करता है, वह अनुयायियों से अच्छा संबंध बनाए रखता है, वह उनके व्यवहार को प्रभावित करके संगठन में उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायता करता है। इसलिए नेतृत्व भी किसी भी निर्देशक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आइए इसके महत्व के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें। सबसे पहली बात यह है कि यह लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जो कि हम बार बार देख रहे हैं। नेतृत्व के द्वारा हम लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर लोगों की ऊर्जा को सही दिशा में लेकर जा सकता है और उनसे संगठन के लिए सकारात्मक योगदान निकाल सकता है। एक नेता कर्मियों के साथ साथ अच्छे संबंध बनाए रखकर अपने कर्मियों या अनुयायियों को उनकी आवश्यकताएं पूरी करने में भी सहायता करता है। एक नेता संस्था में आवश्यक परिवर्तनों को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह कर्मचारियों को विश्वास दिलाता है, यह स्पष्ट करता है तथा पूरे दिल से परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है कि यह परिवर्तन उनके लिए अच्छे हैं। इस प्रकार वह परिवर्तन के विरोध की समस्या से निपटने में भी सहायता करता है। एक नेता द्वंद्व को भी प्रभावपूर्ण तरीके से संभालता है। यानी यदि किसी प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो उन्हें संभाल कर उन्हें फैलने से रोका जा सकता है यदि प्रबंधक में अच्छी नेतृत्व के गुण हैं। एक अच्छा नेता सदा अपने अनुयायियों को अपनी भावनाओं तथा असहमति को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, परंतु उन्हें यह उपयुक्त स्पष्टीकरण द्वारा आश्वासन भी देता है। नेता अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है या देता है। एक अच्छा नेता हमेशा अपना अलग नेतृत्व प्रदान करता है। वह अपने नीचे कर्मचारियों को उस लायक बनाता है कि उसके कर्मचारी भी अपने कार्य स्तर में ऊपर उठे। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो एक अच्छा नेता वह है
जो कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करके उन्हें एक विशेष दिशा में ले जाने में सहायता करता है। यानी यदि एक व्यक्ति अच्छा नेता है तो लोग उसकी बात को मानेंगे, उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे और इसका उपयोग करके या फायदा उठाकर एक अच्छा नेता संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर सभी लोगों को लेकर जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने इस भाग में अभिप्रेरणा के सिद्धांत व प्रोत्साहनों को समझने के अलावा नेतृत्व की विशेषता व महत्व को देखा है। इस अध्याय के अगले भाग में हम नेतृत्व की शैलियों पर चर्चा करेंगे व उसके बाद हम निर्देशक के एक और महत्वपूर्ण कार्य संप्रेषण पर भी चर्चा करेंगे। आज जो भी हमने सीखा वह न केवल व्यवसाय या संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में भी हमें लोगों से मिलने जुलने व बात करके उनकी आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है। मैं आशा करता हूं आप आज के विषय को समझ पाए होंगे। आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।